हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 23, जिसमें एमपी जीके, जीएस, साइंस और संविधान के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झाबुआ में। मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध केंद्र की स्थापना झाबुआ में की गई है और यह देश का एकमात्र आदिवासी शोध केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, अमेरिका का संविधान किस वर्ष में लागू हुआ था। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस वर्ष अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1789 में। वर्ष 1789 में अमेरिका देश का संविधान लागू हुआ था और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन रखा गया था और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस देश के संविधान के द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी के संविधान। जर्मनी के वाइमर संविधान से यह प्रावधान लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाएगा और अनुच्छेद 358 तथा 359 में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको बताना है मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सागर में। मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजमुंदरी। आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वह है जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किसे विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसे विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है और इसे विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा गया है सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा में। सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय तक बैठने का अवसर मिला था। 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय तक बैठने का अवसर मिला था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेठ गोविंदास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, यमुना नदी कहाँ जाकर गिरती है। आपसे पूछा गया है यमुना नदी कहाँ जाकर गिरती या मिलती है। 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गंगा नदी। यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से तथा यह इलाहाबाद में प्रयाग में गंगा नदी में जाकर मिलती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाइग्रोफाइट्स।
दलदली क्षेत्रों एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं का जनक माना जाता है और इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को भी लागू किया था। आपको इसे भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसे भारत के बिस्मार्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री तथा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की ही है और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। तो आप इसे भी याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? पूछा गया आपसे 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लुईस ग्लुक को। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया है। लुईस ग्लुक एक अमेरिकी कवियत्री हैं और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 से हुई थी। इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है और आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5। मध्य प्रदेश को छूने वाले राज्यों की संख्या 5 है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है गुजरात। ये पांचों ही राज्य मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, ग्वालियर दुर्ग में स्थित निम्नलिखित कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा मंदिर ग्वालियर दुर्ग में स्थित सबसे ऊंचा मंदिर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तेलिका मंदिर। ग्वालियर दुर्ग में स्थित तेलिका मंदिर सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, अरुणाचल प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम दिशा में। मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक जिले से तथा ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? आपसे पूछा गया है नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सर्बिया। नोवाक जोकोविच जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं यह सर्बिया देश से संबंधित है और नोवाक जोकोविच ने 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब भी जीता था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? पूछा गया आपसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाल देश के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं और यह एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, प्रदेश की निम्नांकित नदी घाटी परियोजनाओं तथा संबद्ध नदियों के युग्म में से कौन सी सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें नदी घाटी परियोजनाओं का नाम दिया गया है और वह परियोजना किस नदी पर बनी है उसका उससे संबंध दर्शाया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संबंध गलत है। तो पहला ऑप्शन है इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, तो यह सही है।
दूसरा ऑप्शन है चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है बाणसागर परियोजना सोन नदी पर, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर है वह है माही परियोजना रीवा नदी पर है, तो यह गलत है क्योंकि माही परियोजना माही नदी पर स्थित है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12.4%। मध्य प्रदेश में देश के कुल क्षेत्रफल का 12.4% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। और आप मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात की जाए तो वह है भोपाल, तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है। पूछा गया आपसे महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है। 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महिला की पिच अधिक होती है। महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण इसलिए होती है क्योंकि उनकी आवाज़ में पिच अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 3 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। मुश्ताक अली कर्नल, सीके नायडू, नरेंद्र हिरवानी, अभय खुरासिया और मोहनीश मिश्रा, सचिन धोलपुरे, ये तीनों ही व्यक्ति मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। आपसे पूछा गया है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है और ध्वनि की हवा में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है पेट में भोजन को पचाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता खास होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्यक्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाते हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है मनुष्य नेत्र की जो मोतियाबिंद होती है जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो शल्य चिकित्सक किसे हटाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेंस को। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में शल्य चिकित्सक लेंस को हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पूछा गया आपसे एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कीटों का। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है और कीट आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं और आर्थ्रोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा समूह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है हमारा माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से कौन सा रसायन माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम क्लोरेट। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम क्लोरेट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूछा गया आपसे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यांगत्सी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगत्सी क्यांग चीन की सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज का जो प्रश्न है वह है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन है और जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जय हिंद दोस्तों।